अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये 2 एक्टिविटीज़ की थी, कनेक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, और दूसरे हमने एक्टिविटी की थी टाइप्स ऑफ स्विचेस, जिसमें आपके डिफरेंट स्विचेस थे, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, और इसमें जो स्टेयर केस, जो स्पेशल केस था, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो इसको कोई स्टूडेंट क्विकली रिकैप कर देगा? ये क्वेश्चन किसी का अगर है 275 जी, 275 क्वेश्चन पूछ लें, क्या है आपका क्वेश्चन? माइक ऑन कर लें, हो जाएगा आपका माइक 275। यस सर, अब हुआ नहीं तो पहले वो नहीं साइन आ रहा था। अच्छा जी, पूछिए। जी, क्वेश्चन है आपका कोई 275? बस सर यही कहना था। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें कोई स्टूडेंट स्टेयर केस का थोड़ा सा क्विकली बता दे, ताकि अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया या किसी को भूल गया तो वो ज़रा उसको रिफ़्रेश हो जाए। माइक अगर ऑन नहीं हो रहा तो हैंड रेस कर दें, मैं ऑन कर दूंगा यहाँ से। केस में इतना होता है कि एक लोड को चलाने के लिए हमारे पास 2 डिवाइसेस होते हैं, मतलब 2 लोड माइक ऑटोमेटिकली। अच्छा, कोई और स्टूडेंट, ये माइक आपका पता नहीं ऑटोमेटिकली म्यूट हुआ है। अच्छा, बाहर चले, मैं बता देता हूँ कि स्टेयर केस में ये होता है कि जैसे आपने सीढ़ियों में कोई लाइट लगाई हुई है, तो उसमें एनर्जी सेविंग के लिए हम क्या करते हैं कि अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने एक दफ़ा लाइट ऑन कर दी है तो वो मतलब कंटिन्यूसली जलती रहेगी। तो इसमें एनर्जी सेविंग के लिए हम ये करते हैं कि एक बटन सीढ़ियों से नीचे लगा लेते हैं और एक बटन सीढ़ियों के ऊपर लगा लेते हैं, कि अगर ऊपर से कोई डाउन स्टेयर आ रहा है तो वो ऊपर से पहले बटन ऑन करेगा, मतलब बटन की पोजीशन जो है वो एक दूसरे के रिवर्स होगी। नीचे वाला अगर ऑन है बटन, तो ऊपर वाला ऑफ करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह नीचे आके जब आप अगेन करेंगे तो वो लाइट ऑन से ऑफ हो जाएगी, मतलब एक बटन जो एक्शन करेगा अस्सलाम वालेकुम दूसरा सर। बटन जी, वालेकुम सलाम। सर सर लाइट नहीं है और मेरा मोबाइल ना डेड हो रहा है सर। लैपटॉप पे मैंने इसी वजह से क्लास में बीच में नहीं है लाइट, तो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप फिर बाद में देख लीजिए। चलें, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें आप लोग लेकिन ये कोशिश किया करें कि लैपटॉप या मोबाइल पे किस डिवाइस पे भी आपने लेक्चर अटेंड करना है उसको वो चार्जिंग पहले कर लिया करें, कि एटलीस्ट वो लेक्चर टाइम कम से कम 1-1.5 घंटा जो है वो चल जाए। दोनों चीज़ें अगर आप चार्ज करके रखेंगे तो लैपटॉप अगर ऑफ हो भी जाता है तो अल्टरनेट ऑप्शन मोबाइल हो सकती है। अच्छा, ये हाफिज़ मोहम्मद तलहा, आप अनम्यूट करके पूछें क्वेश्चन। सर जी गलती से टच हो गया था, कुछ भी नहीं पूछना। चलें, ठीक है। अच्छा, चलें, क्वेश्चंस का सेशन थोड़ा सा पॉज करते हैं, थोड़ा सा हम जो पिछली दफ़ा रह गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर क्वेश्चन किसी का अगर होगा तो फिर उसको बीच में थोड़ा टाइम देंगे।
क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। अच्छा, लास्ट टाइम तक हमने कलर कन्वेंशन भी हमने देख लिया था कि आपकी जो डिफरेंट कलर की वायर्स होती हैं, जो लाइव वायर है वो रेड कलर की होती है और न्यूट्रल जो है ब्लैक कलर की होती है। इसके अलावा एक थर्ड वायर भी होती है, क्या कहते हैं थर्ड, उसमें अर्थिंग के लिए या प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो आपकी ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है। न्यूट्रल लेकिन हर केस में वो आपकी ब्लैक ही होगी। तो इसमें मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसमें आज की जो हमारी एक्टिविटी एक होगी वो अच्छा, इस आज की एक्टिविटी से पहले जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ थी आपकी, जिसमें सीरीज़ पैरेलल सर्किट और जो स्विचेस के कम्बिनेशन थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस थे, इसमें आपने प्रैक्टिकली ब्रेड बोर्ड पे या वायरो बोर्ड पे आपने सर्किट बना के लाना है, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट है। अगर आप ऑन कैंपस होते हैं तो आपको कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट दिया जा सकता था, लेकिन ये कि प्रोजेक्ट नहीं आपको दिया जा रहा। ये सिर्फ ये है कि आप लोगों ने अगर वायरो बोर्ड पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वायरो बोर्ड पे, लेकिन ये है कि आपको सोल्डरिंग वगैरह करनी पड़ेगी प्रॉपर। तो ये है कि अगर वायरो बोर्ड पे कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि एटलीस्ट ब्रेड बोर्ड पे आपने ये सर्किट्स बना के लाने। तो सर्किट्स कौन से होंगे? एक तो आपने आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं 4 मेंबर्स के, जो आप लोगों ने शुरू में बनाए थे, जिसमें आपने मेटल शॉप, कारपेंट्री शॉप जो हैं टास्क परफॉर्म किए हैं जिन ग्रुप्स में, उन्हीं ग्रुप्स में आपने हर ग्रुप ने मतलब ये एक सर्किट्स जो है एक सर्किट है बना के लाना है। तो एक ब्रेड बोर्ड पे तो वो मेरे ख्याल से ये दोनों सर्किट्स नहीं बन सकेंगे। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर तो वायरो बोर्ड पे, फिर तो वायरो बोर्ड के डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं, तो आप वो एक मॉडरेट साइज़ ले सकते हैं जिस पे सीरीज़ सर्किट, पैरेलल सर्किट्स और एक स्टेयर केस जो है स्कीम, वो उस पर बन सके। अगर ब्रेड बोर्ड भी आपने बनाना है तो मेरे ख्याल से 2 ब्रेड बोर्ड आपको अटैच करने पड़ेंगे। मतलब 4 मेंबर्स का एक ग्रुप है, तो 4 मेंबर्स ये हैं कि वो 2 ब्रेड बोर्ड जो हैं वो ऑब्वियसली 2-2 के ग्रुप में आपको इशू हुए होंगे या फिर आप परचेज़ कर लें। तो 4 मेंबर्स का जो ग्रुप है उनके पास 2 ब्रेड बोर्ड होने चाहिए। 2 ब्रेड बोर्ड को कंबाइन करके उसको आप मतलब डिफरेंट पोर्शंस में मतलब वर्चुअली मतलब डिवाइड होगा उसको, मतलब कट वगैरह नहीं करना होगा। उसमें यह है कि ब्रेड बोर्ड के किसी एक पोर्शन में आपने सीरीज़ सर्किट को शो करना है। वो किस तरह करना है कि आपने एक क्या कहते हैं ऑन ऑफ बटन जो है, नहीं ऑन ऑफ नहीं, सॉरी, पुश बटन आपने यूज़ करना है। और पुश बटन के आगे आपने कुछ एलईडीज़ जो हैं, कोई 5 एलईडीज़ जो हैं वो आपने लगा देनी है, ठीक है। और वो 5 एलईडीज़ जो हैं वो सीरीज़ में लगी होनी चाहिए। और इसी तरह एक आपने सर्किट छोटा सा बनाना है पैरेलल सर्किट का, जिसमें आपने एलईडीज़ जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करनी है, 5 एलईडीज़ मिनिमम होनी चाहिए। और उसके लिए भी आपने पुश बटन जो है वो आपने यूज़ करना है। अच्छा, तो इसमें एक तो ये हो जाएगा, और तीसरा एक आपने बनाना है कि अगर आपने लॉजिक गेट्स आपने
आपने LEDs को 2 बटन से ऑपरेट करना है। ये भी पुश बटन यूज़ होगा। इसमें ये होगा कि जब दोनों पुश बटन प्रेस होंगे उस टाइम LEDs जो है वो ऑन होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक LED अगर एक पुश बटन जो है वो आप रिलीज़ करते हैं या ऑफ़ हो जाता है वो, तो LEDs ऑफ़ हो जानी चाहिए। मतलब समझ आ रही है? 2 बटन्स जो हैं वो सीरीज़ में हैं, वो दोनों प्रेस होंगे तो LEDs जलेंगी, अदरवाइज़ LEDs जो हैं वो ऑफ़ हो जाएंगी। तो ये 3 सर्किट्स तो आपके LEDs के हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो है ये 3 LEDs के सर्किट बनाने के बाद आपने एक स्टेयर केस कम्बिनेशन दिखाना है। उसमें आप बेशक एक LED यूज़ कर लें और एक LED को आपने 2 बटन से क्या कहते हैं कंट्रोल करना है। मतलब आपने 2 बटन लगा लेने, ऑन ऑफ या 2 वे स्विचेस जो हैं वो आपने यूज़ करने। तो उसमें स्टेयर केस कम्बिनेशन आपने दिखाना है कि दोनों में से कोई एक बटन प्रेस होगा तो आपकी लाइट ऑन होनी चाहिए और दूसरा बटन प्रेस होगा तो लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। तो ये ऑल टुगेदर तकरीबन 4 स्मॉल सर्किट्स बन जाएंगे। तो ये आपने ब्लैक बोर्ड पे या वायरो बोर्ड पे बना के ले हैं, या अगर आप आके भी बनाना चाहेंगे तो वो टाइम इतना होगा। लेकिन ये है कि जब आपने वाइवा देने आना है तो उस वक्त आपके पास जो आपका मैनुअल है या लैब रिपोर्ट है वो भी आपके पास होनी चाहिए, और ये जो सर्किट है आपके पास ब्रेड बोर्ड पे या वायरो बोर्ड पे ये भी होना चाहिए। अगर उस टाइम नहीं होगा तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब उस टाइम कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि फ़ोटोकॉपी शॉप जो है वो उसमें कोई मसला हो गया, प्रिंटर में मसला हो गया या सामान आपको नहीं मिला, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है काफ़ी। आप लोग अगर अभी से भी परचेज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम अगर आप किसी वजह से नहीं मिलते कंपोनेंट्स या आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता, वो फिर आप लोग ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, ये तो था पिछली एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो ये इसके जिस तरह आपकी मेटल शॉप और कारपेंट्री शॉप, इसमें प्रैक्टिकल वर्क की जो वेटेज थी, इसी तरह ये आपको जो टास्क दिया गया है इसकी वेटेज भी उससे बल्कि ज़्यादा होगी। तो ये आप इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखना है। अच्छा, इसमें आज का मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको हम क्विकली देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, लैब एक्टिविटी आज की जो है वो आपकी है कि डिफरेंट वायरिंग सिस्टम्स जो मतलब पास्ट में यूज़ होते थे या करंटली यूज़ हो रहे हैं उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो पास्ट में यूज़ होती रही हैं, आजकल भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाती हैं। उसमें क्लीट वायरिंग है, वुडन केसिंग या वुडन केसिंग और उसमें वायरिंग हुई भी होती है, और बैटन वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग। तो इसमें मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ की जाती है। समटाइम्स ये है कि हमें कोई टेम्परेरी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करनी होती है वायरिंग, मतलब परमानेंट बेसिस पे नहीं यूज़ करनी होती। और हमने ये भी कंसिडर करना होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई है या वेट है, उस हिसाब से हमने यूज़ करनी होती है वायरिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉस्ट है वो हमने देखनी होती है कि हमारा बजट कितना है, हमने किस बजट में रहते हुए इसको मतलब कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये आपको कंसिडर करने होते हैं बिफोर चूजिंग एनी वायरिंग सिस्टम। अच्छा, चॉइस ऑफ वायरिंग जो है इसमें जो फैक्टर्स हैं उसमें इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, इसमें हमने सेफ्टी को भी देखना होता है कि कोई वायर जो है वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मॉइस्चर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और
उसमें चिल्ड्रन को जो है वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए या किसी किस्म की भी इलेक्ट्रिक वायरिंग में। और उसकी अपीयरेंस जो है कि अगर आपका जो रूम है, हाउस है, उसमें अपीयरेंस भी उसकी मतलब रीज़नेबल होनी चाहिए, देखने में मतलब वो अजीब सी ना लगे। कॉस्ट उसमें देखनी होती है हमने कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो जाए, और एसेसिबिलिटी के वो आपको उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हों। अच्छा, क्लीट वायरिंग ये आपने शायद कहीं देखी हो। ये नॉर्मली स्मॉल ऑफिसेज या जैसे कोई वर्कशॉप होती है, सिंगल रूम वर्कशॉप जैसे होती है, या जहाँ कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है, जैसे जनरेटर्स या यूपीएस रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं जिन्होंने टेम्प्रेरी बेसिस पे वायरिंग की हुई होती है। मतलब उसमें होता ये है कि उन्होंने टेम्प्रेरी एक कमरा किराए पे लिया है, तो ये होता है कि फ्यूचर में उन्होंने कहीं और रीलोकेट होना है, तो वो टेम्प्रेरी बेसिस पे ये इस तरह बस दीवार में वायरिंग कर लेते हैं। इसमें एक्सपेंस भी कम आता है, जस्ट क्लिप से लगा देते हैं दीवार में वायरिंग, और जो सॉकेट्स या लाइटनिंग बटन्स जो रिक्वायर्ड हैं वो डायरेक्ट लगा देते हैं। उसके लिए कोई केसिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें डायरेक्टली वायर को जो है वो किसी क्लैंप के थ्रू जो है वो वुडन वॉल में या नॉर्मल वॉल में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, बाकी वायर जो है वो इंसुलेटेड होती है। इसमें हमने ये मेक श्योर करना है कि वायर में किसी जगह से कोई कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायर के ऊपर फर्दर कोई केसिंग नहीं है या कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वायर जो ओपन होती हैं सारी। तो इसमें ये हमने देखना होगा कि वायर जो है उसमें कहीं से कोई कट वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। इसके अलावा वुडन केसिंग, इसके बाद क्लीट वायरिंग से नेक्स्ट जो है वो वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। ये इट्स मच मोर बेटर दैन क्लीट वायरिंग बिकॉज ऑफ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अंदर बेशक वही वायर ही गुजर रही होंगी जिस तरह क्लीट वायरिंग में देखा है, लेकिन ये वुडन केसिंग में तो इसमें ह्यूमन को कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, कि मतलब इलेक्ट्रिक शॉक जो है उससे प्रिवेंशन है। मतलब इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, लेकिन आउटसाइड एक सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है वुडन केस की। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक्स जो हैज़र्ड्स हैं वो मिनिमम है। अगर इवन आपकी कोई वायर जो है वो शॉर्ट भी हो गई है या कोई ब्रेक भी हुई हुई है, कहीं से कट लगा हुआ है, तो वो इस केस में मे भी पावर ट्रांसमिशन डिस्टर्ब होगी, लेकिन वो सेफ एंड पे रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आपकी है बैटन वायरिंग। अच्छा, ये भी तकरीबन उसी तरह है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपकी जो ये वुडन केसिंग होती है, वुडन केसिंग के बजाय ये आपका क्या कहना चाहिए, एक TRS मटेरियल है, टफ रबर हीटेड। इसमें भी मतलब वही फिनोमिना है कि आपके पास एक यूँ समझ लें कोई पाइप की तरह या कोई केसिंग जो है वो आप थ्रू आउट योर होम या वॉल से आप पास करेंगे, और इनसाइड जो है ये जो आपके रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है, जो केसिंग है इसके इनसाइड आपकी जो वायर्स हैं वो पास करेंगी। तो ये भी मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ठीक है।
तो इसका भी इसी तरह है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे क्लिप से जो है ये क्लैम्प कर लेते हैं। और लेकिन ये है कि ये आउटसाइड वॉल जो है, क्योंकि आजकल तो वो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, तो उसमें ये होता है कि अगर दीवार है तो उसके बीच में ही कोई प्लास्टिक पाइप्स पास कर दिए जाते हैं, या अगर अंडरग्राउंड ज़मीन में है तो ज़मीन के नीचे से ही पास कर दिए जाते हैं कि ऊपर फ्रंट पे जो है वो नज़र ना आए। तो ये भी आपकी अभी तक जो है ये फ्रंट पे सारी वायरिंग जो है ये विजिबल होगी। इसके अलावा जो मोस्ट रीसेंट है वो आपकी कंड्यूट वायरिंग है। ये तो आप लोगों ने देखी भी होगी। आज से कोई तकरीबन 10-15 साल पहले तक भी आई थिंक ये कॉमन थी। अभी भी यही है, लेकिन अब ये इनसाइड वॉल चली गई हैं। पहले ये फ्रंट पे ही होती थी, आउटसाइड द वॉल। अब यही वायरिंग जो है इसको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसमें मतलब सीलिंग में जैसे जब लेंटर डाल रहे होते हैं तो उसके बीच में पाइपिंग कर देते हैं, या वॉल्स जो हैं उसमें वॉल्स के बीच में जो है ये पाइप लगा दिए जाते हैं। ठीक है, पहले ये आउटसाइड होते थे। आउटसाइड का एडवांटेज ये है कि अगर कोई आपका कनेक्शन जो है वो शॉर्ट हो जाता है तो वो आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं, कि आप स्पेसिफिकली उसी पोर्शन को मतलब रिपेयर करेंगे, वहीं से पाइप रिमूव करके आप उसको चेंज कर सकते हैं और वो इजीली डिटेक्टेबल होता है। लेकिन अगर यही वायरिंग आपकी अंडरग्राउंड है, दीवार के अंदर है, तो फिर आपको ये है कि एक तो डिटेक्शन इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, और फिर दीवार को फिर जहाँ जहाँ से पाइप गुजर रहा है वहाँ से तोड़नी पड़ेगी। तो ये मतलब इसका एडवांटेज भी होता है और थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है अंडरग्राउंड वायरिंग का। तो ये आपके मेन क्या कहते हैं 4 मोस्ट कॉमन वायरिंग सिस्टम है। आपकी लैब एक्टिविटी 11 तक हो गई हैं, तो ये मैं 12 भी में मीनवाइल ये क्वेश्चन 2 स्टूडेंट्स का आ रहा है। जस्ट मोहम्मद उमैर जी, आप क्वेश्चन कर लें, इतने मैं टाइप भी कर लेता हूँ। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो सर आपने बताया कि ब्रेड बोर्ड के ऊपर हमने करना है सारा काम, सर ये आपको जिस दिन हमने आना है उस दिन आपको चेक करवाना है, ये हर बच्चा अपना अलग अलग रहेगा, ये 4 ग्रुप बनाए हुए हैं 4 बच्चों के, वो उनका होगा? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये ग्रुप वाइज होगा, मतलब मतलब जो 4 4 बच्चे हैं उनका हाँ एक होगा? हाँ, ऐसे ही है। इसमें ये है कि जब वो वाइवा देने आएंगे ना, यस। वाइवा होगा ग्रुप वाइज। तो जो 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो वाइवा देने आएंगे, उनके पास जो अपना लैब मैनुअल है या रिपोर्ट है वो इंडिविजुअल होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन लैब जो में अलग अलग होगी, लेकिन जो हाँ ये होगा वो लैब एक होगा? हाँ ये एक होगा। लैब मैनुअल जो है वो अलग अलग होना चाहिए सबका। ठीक है सर। और उस पे मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन भेजे हैं अभी, मज़ीद जो एक्टिविटीज़ हैं उसके भी मैं भेज दूँगा। वो आप यस लोगों ने सर। प्रिंट लेने के बाद हैंड रिटन होने चाहिए क्वेश्चन, जो उसके आंसर आप देंगे। वो अच्छा, हर मतलब जो क्वेश्चन स्टूडेंट आप के बताएंगे वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो आपने उसमें मतलब कॉपी पेस्ट करके लास्ट में हर एक्टिविटी के उसमें आंसर के लिए यस स्पेस छोड़ देनी है, और यस प्रिंट सर। लेने के बाद उसको हाथ से लिखना है। सर आंसर का तो जवाब हम लोग खुद करेंगे या वो भी कहीं सर्च हाँ, करेंगे या किस तरह? वो आप नहीं, वो ओपन हैंडेड है ना, वो आप गूगल वगैरह जहाँ से मर्ज़ी उसको सर्च आउट करके आपने आंसर करने हैं बस वो, और सर और हैंड वाइवा में रिटन आप है। किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह के मतलब रिलेटेड? वाइवा में आप यही समझ लें कि अगर ये क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर ही अगर आप इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, या आप लोगों ने क्या कहना चाहिए अपनी लैब एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की हैं, सारी लेक्चर अटेंड किए यस हैं, सर, तो वो सारी। उसी में से होगा। वो यूँ समझ लें सर क्वेश्चन के आंसर आप एक्सप्लोर करेंगे तो वो उसी में समझे आपकी तैयारी हो जानी अच्छी सर खासी। मैं चाहता हूँ कि एक एग्जांपल दे दें कि किस तरह का क्वेश्चन होगा, कोई एक बता दें कि यार इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जो हमने है कोई दिया वो नहीं।
वाइवा आपका भी किसी और लैब का नहीं हुआ अभी तक? किसी भी चीज़ का नहीं हुआ सर अभी। वाइवा में ये होता है कि उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होते, उसमें जस्ट आप लोगों की ना अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। अब यस उसमें सर। लेट्स सपोज ये हो सकता है कि जैसे आपने फिटिंग शॉप की है, यस तो सर। उसमें ये पूछा जा सकता है कि आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है या लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं। जी जी। या उसमें पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें मेन स्केल कौन सा है और वर्नियर स्केल कौन सा है। मतलब ये है कि आपने अगर टास्क परफॉर्म किए हुए हैं तो वो आप मतलब बता सकते हैं आराम से, कोई ऐसा उसमें इशू नहीं है। ठीक है सर। ये जो अब आपने बताया सर्किट के बारे में ब्रेड बोर्ड के, सर इसको जरा थोड़ा सा बता देंगे ये किस तरह कर रहे हैं? ये एक मिनट मैं टाइप करता हूँ फिर बताता हूँ। लैब एक्टिविटी 12 आपकी ये हो गई है, जिसमें हमने किया डिफरेंट वायरिंग सिस्टम्स। डिफरेंट वायरिंग सिस्टम्स, इसमें आपने ये मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा और बाकी आप इंटरनेट से थोड़ा सर्च करके इस पे आपने थोड़ा सा ब्रीफली जो है पैराग्राफ की शक्ल में, मतलब ये चारों वायरिंग सिस्टम जो है या इसके अलावा भी अगर आपको कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है तो ये डिफरेंट वायरिंग सिस्टम जो हैं ये आपने एक एक्टिविटी में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, मतलब उसकी हर वायरिंग सिस्टम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और उसकी डायग्राम। तो ये आपने एक्टिविटी जो है ये करनी होगी। अच्छा आप पूछ रहे थे ये ब्रेड बोर्ड पे जो बनाना है, इसमें यस सर। ये ब्रेड बोर्ड पे मैं ये कह रहा था कि दो ब्रेड बोर्ड, एक ग्रुप जो है ना वो कम से कम दो ब्रेड बोर्ड अटैच करेगा तभी ये आप ये 4 सर्किट बना सकेंगे। एक सिंगल ब्रेड बोर्ड पे ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक। उसमें करना ये कि दो ब्रेड बोर्ड को अगर आपने अटैच कर लिया तो उसके किसी एक कोने में, मतलब उसको यूँ समझ लेना दो अटैच किए हैं तो आधे ब्रेड बोर्ड पे आपका एक सर्किट बन जाएगा। या मे भी पॉसिबल है कि एक ब्रेड बोर्ड भी शायद बन जाए कि अपर हाफ में आप दो सर्किट बना दें और लोअर हाफ में आप दो सर्किट बना दें। मतलब पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इस तरह भी वैसे। सर ये सर्किट कौन सा बनाना है, कौन सी वो आप लाइट बता रहे थे कि एलईडी हाँ लाइट? हाँ एलईडी लाइट्स जो होती है ना, एलईडी कोई सी भी आप ले लें, रेड ब्लू ग्रीन जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। एलईडीज़ जो हैं जो आपकी 1.5 वोल्ट्स लेती हैं। तो लेकिन ये कि आपने एलईडीज़ को जब 1.5 वोल्ट देने हैं तो उसके लिए आपको एक आईसी चाहिए होगी रेगुलेटर की, वो नहीं होती LM 78 या 7915 होती है या 78 कुछ इस तरह का नंबर, वो वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी एक होती है, यस सर। वो इलेक्ट्रिक सर्किट में शायद आपने यूज़ की हो। तो इसमें प्रॉपरली आपने 9 वोल्ट की बैटरी से चलाना है इसको, और उसमें वोल्टेज रेगुलेटर भी लगाना होगा। और 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जो कनेक्टर आता है वो प्रॉपरली आपने करके लाना है, मतलब उस टाइम ये ना हो कि लूज़ वायरिंग में नहीं आनी चाहिए कोई चीज़ के उस टाइम आप वायर्स कनेक्ट कर रहे हो। यस सर। 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जो कनेक्टर आता है ना वो कनेक्टर के साथ कनेक्ट करनी है। और फिर अगर एलईडी को 1.5 वोल्ट्स चाहिए तो आपने रेगुलेटर या कोई वोल्टेज डिवाइडर इस तरह का लगाना है कि एलईडीज़ को जितने चाहिए 1.5 या 3 वोल्ट्स उतने ही मिलें। अच्छा तो सर ये जो सर आपने सब कुछ बताया सर, ये सेक्शन बी के लिए भी है कि सिर्फ सेक्शन ए के लिए है? क्योंकि सेक्शन बी के तो टीचर और है ना। हाँ ये सेक्शन ए के लिए है स्पेसिफिकली। ठीक है। सेक्शन बी के लिए अगर सर हसन सजेस्ट करेंगे तो वो बना लेंगे, वरना वो उनको जो भी टास्क देंगे वो वही परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर। सर वो बच्चे सेक्शन ए क्वेश्चन वालों के पूछते थे ना कि सर पूछते हाँ हैं। सेक्शन ए वालों के लिए है ये। सेक्शन बी के लिए जो है सर हसन बता देंगे, अगर यही सजेस्ट कर लेते हैं तो वो यही बना के लाएंगे, अदरवाइज़ वो कोई और चीज़ अगर सर सजेस्ट करते हैं। जी सर ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है जो अभी हमने बनाना है सर, इसकी जो कंपोनेंट्स हमें जो चाहिए इसकी लिस्ट आप बना देंगे कि क्या क्या चाहिए हमें, कौन कौन सी चीज़ है उसमें? हाँ ये मैं मैसेज में टाइप करके बता देता हूँ। इसमें आपको एलईडीज़ चाहिए, एलईडीज़ के अलावा आपको पुश बटन्स चाहिए। सर आप सीआर को मैसेज कर देगा और ग्रुप में सेंड कर देगा हमें। हाँ ग्रुप में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मैं टाइप करके भेज रहा हूँ तो ये आपको मिल जाता है। अच्छा पुश सर बटन्स आपको चाहिए, हाँ जो जंपर लिस्ट वायर। जो चीज़ें चाहिए ना हमें सर, वो अगर लिस्ट बना के या किसी चीज़ पे लिख के हमें बता दें ताकि हम तब मैं तक वो यहीं कर लें। आपको मैसेज कर रहा हूँ
तो ठीक है सर। ये आपको मिल जाता है। एलईडीज़ होंगी, डिफरेंट कलर्स के ले लें, पुश बटन्स होंगे, जंपर वायर्स चाहिए होंगी कनेक्शन करने के लिए। इसके अलावा आपके पास आपको चाहिए जो ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं, उसमें ऑन ऑफ स्विचेस में आपको स्टेयर केस के लिए जो है वो 2 वे स्विचेस चाहिए होंगे, 2 वे स्विचेस चाहिए होंगे। ये स्टेयर केस में जो है आपको 2 चाहिए होंगे ऑन ऑफ स्विचेस। और इसके अलावा जो आपको बताया कि 2 बटन जो आपने सीरीज़ में लगाने हैं वो भी खैर पुश बटन से ही काम चल जाएगा, या उसमें आप 1 वे स्विच भी लगा सकते हैं, वो मतलब आपकी मर्ज़ी है। 1 वे स्विच लगा लें जो दोनों बटन प्रेस करने पे एलईडीज़ चलें, या पुश बटन या 1 वे स्विच दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और इसमें 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए। इसका 9 वोल्ट की बैटरी और वोल्टेज रेगुलेटर ध्यान में आ रही है, बाकी और देख लीजिएगा इसमें क्या। सर क्विज जो है वो सेक्शन बी का भी होगा? क्विज जो है हाँ दोनों सेक्शन पे ही होगा, वरना अगर सर हसन ने अगर अलग से लेना है तो फिर वो या उनका जो सीआर है ना सेक्शन बी का, यस सर। वो उनसे कहें कि ना सर हसन से पूछ लें कि क्विज़ हो रहा है नेक्स्ट वीक, इसी को कंसीडर करना है या वो अपना क्विज़ लेंगे अलग। मेरे ख्याल से ठीक उन्होंने कहा था कि वो कंबाइन ही करने का कहा था, तो ये सेक्शन बी वाले भी इसी को यही क्विज़ दे लें फिर। ठीक है सर। मतलब ये उनको कहें कि सर हसन से कंफर्म कर लें, क्योंकि बाद में अगर गुजर जाती है कोई चीज़ तो फिर अलग से मुश्किल हो जाएगा। तो टाइम से पहले कंफर्म कर लें कि वो उन्होंने यही वाला क्विज़ कंसीडर करना है या जो भी लैब टास्क है, या उन्होंने अलग से कोई देना है, तो वो फिर बता दें। तो ये ठीक। चीज़ें जो मुझे जहन में आ रही थी मैंने बता दी हैं इसमें मैसेज में, तो ये रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है तो ये सर। 4 सर्किट आपने बनाने, एक सर्किट बनाना है जिसमें कम से कम 5 एलईडीज़ होंगी जो सीरीज़ में लगी हुई होंगी। क्या आप पुश बटन प्रेस करें या ऑन ऑफ स्विच लगा दें, बेशक दोनों में से कोई भी लगा दें, 1 वे ऑन ऑफ स्विच जो होता है वो लगा दें या पुश बटन लगा दें। तो एलईडीज़ जो हैं कम से कम 5 वो सीरीज़ में ऑन होनी चाहिए। एक और छोटा सर्किट बनाना है जिसमें एलईडीज़ जो हैं वो पैरेलल में लगी हुई होंगी, वो भी आप पुश बटन या 1 वे स्विच जो होता है उससे आप दिखाएंगे चला के। तीसरा सर्किट आपने बनाना है कि एलईडी इसी तरह लगी होंगी 5 कम से कम, लेकिन आपने वो 2 बटन से ऑपरेट करवानी है। अच्छा सर, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेरी। सर इस टाइम तो काफ़ी बच्चे अलग अलग हुए पड़े हैं, मतलब हम 4 ग्रुप हैं तो कोई कहाँ पे है कोई कहाँ पे है, तो फिर ये इसको कैसे हम डील करेंगे, या सब कुछ सामान लेने के बाद वहाँ पे आके करें काम? हाँ इसमें ये हो सकता है कि कंपोनेंट्स आप परचेज़ कर लें। यस तो सर। आप लोगों ने अगर ब्रेड बोर्ड पे बनाना है ना, तो ये आप बहुत आराम से भी बनाएंगे तो विदिन 15 to 30 मिनट्स जो है ना ये आप बना लेंगे सर्किट। मतलब हम मतलब सामान ले लें अभी, और जब वहाँ पे आ जाए ना तो फिर वहाँ पे बना लेंगे। आने से पहले सामान आप कंप्लीट रखें, सामान क्योंकि कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टूल बॉक्स आप लोगों को मिले भी होंगे अभी सर फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी नहीं मिले टूल बॉक्स, कोई चीज़ नहीं मिली। बस ये सामान आप बस किसी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है सर। ये बल्कि डायग्राम है, इसमें से देख के आप समझें यही चीज़ बनानी होगी एक तरह से। अच्छा ये वाली डायग्राम सर ये शेयर कर दीजिएगा स्लाइड मेरे साथ थोड़ी ये मैं ताकि। हाँ अभी कर दूंगा शेयर। इसमें ये ना कि सीरीज़ में एक बना, इसमें सीरीज़ पैरेलल अलग नहीं बना हुआ, ये तो खैर एक्सटेंशन वाला है। वो जो आप एक्टिविटी करेंगे ना स्टेयर केस में, इससे हेल्प हो जाएगी। एक सीरीज़ बना लेना है, एक पैरेलल बना लेना है, और एक आपने बनाना है 2 बटन से जो कंट्रोलिंग होनी है, कि मतलब दोनों में से कोई एक बटन भी अगर आपका ऑफ़ है तो लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। दोनों बटन प्रेस होंगे तो लाइट ऑन होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक बटन अगर आपने रिलीज़ कर दिया, ऑफ़ कर दिया, तो वो लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। सर ये उस तरह का स्विच नहीं है वो जो अक्सर हम सीढ़ियों पे लगाते हैं, नीचे से भी बटन होता है ऊपर से भी होता है, जब हम ऊपर हाँ चले जाते हैं ऊपर से ऑफ कर लेते हैं। हाँ वही वाला है, वो फोर्थ सर्किट है ना स्टेयर केस वाला। यस सर। स्टेयर केस में फिर आपने 2 बटन लगाने हैं, वो 2 वे स्विचेस लगेंगे, तो
तो वो आप उसमें बेशक एक एलईडी यूज़ कर लें, और वो एलईडी का कंट्रोल ऐसे होगा, एक बटन आप ऑन करेंगे तो एलईडी ऑन होगी, और वही बटन या दूसरा बटन आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। तो स्टेयर केस के 4 सर्किट बन जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बना के लाने होंगे। सर इसके कितने नंबर हैं? टोटल कितने नंबर? इसके समझ लें 20 मार्क्स होंगे इसके, 5 हर सर्किट के ना 20 ऑल टुगेदर हो जाएंगे इसके। ये प्रोजेक्ट का अल्टरनेट ये एक तरह से आपका इलेक्ट्रिक शॉप में, मतलब आपको अगर कैंपस पे होते कोई एक्टिविटी दी जाती है तो समझें इलेक्ट्रिक शॉप की का टास्क है, मतलब आप लोगों के लिए, जैसे बाकियों में वर्क पीस आपको दिया सर। गया था, इलेक्ट्रिक शॉप के लिए है ये। ठीक है सर। तो ये आप लोगों ने करके लाना है सर। सर पूछें। सर हमने पहले तो ये बनाया नहीं हुआ इनके ब्रेडबोर्ड पे एलईडीज लगा के चीज़ें, तो हमें सर इसके लिए गाइड चाहिए होगी, यानी कि आप ही बताएंगे ना हमें कि किस तरह कनेक्ट करना है ये चीज़ें, तो ये हम कैसे करेंगे ये? हमें तो कोई आइडिया नहीं है। ब्रेडबोर्ड पे काम करना तो आता है, लेकिन एलईडीज को जोड़ना और ये वोल्टेज रेगुलेटर ये कभी यूज़ नहीं किया ये चीज़ें। नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने ये KCL KVL इम्प्लीमेंट नहीं किया है? ये सर ये तो क्यों है, ब्रेडबोर्ड पर ही काम किया हुआ है, लेकिन सर ये वोल्टेज रेगुलेटर ये क्या चीज़ है, और ये स्विचेस ऑन ऑफ स्विचेस और ये पुश बटन एलईडीज ये चीज़ें सर। LEDs जो है ना, ये बस एक लाइट होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, या आपने EDC अभी नहीं पढ़ी आपने? अच्छा, ये होते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स, मतलब छोटे छोटे से बल्ब होते हैं एक तरह से। तो ये अल्टरनेट टू लाइट ये बल्ब सर ये जो है, देखिए एलईडीज देखे हुए हैं ये, लेकिन ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है सर, और इसका क्या काम है इसमें? रेगुलेटर का ये है कि अक्सर होता है कि आपके अप्लाइंसेस जो होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उसकी रेटिंग जो है वो डिफरेंट होती है, कि जैसे LED है उसकी रेटिंग होती है 1.5 या 3.5 तक होती है, कि अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज इसको देंगे तो वो बर्न आउट हो जाएगी। तो अप्लायंस की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, उसको उसी रेंज में वोल्टेज देना होता है। तो वो आपने इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी लगानी है। तो 9 वोल्ट की बैटरी डायरेक्ट अगर LED को जाएगी तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो LEDs जो हैं वो जल जाएंगी। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ होगा। अच्छा, इसमें अभी मुझे जहन में है 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप पोटेंशियोमीटर लगा लें। पोटेंशियोमीटर का नाम सुना हुआ है? इसमें या तो आप पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है, बेसिकली हमने वोल्टेज रेगुलेटर का पर्पज़ ये है। या अगर आपने एक ही वोल्टेज लेवल रखना है, मतलब 9 वोल्ट से हम उसको 3 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ये 7800 की सीरीज़ होती है या 79 की होती है। तो यह कंपोनेंट जहाँ से आप परचेज़ करेंगे वहाँ से भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप उन्हें बताएं वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए, LEDs को हमने 3 वोल्ट या इतने वोल्ट्स देने हैं, तो वो भी आपको थोड़ा गाइड कर देंगे। अच्छा, ये उमैर क्वेश्चन है आपका, पूछ लें। सर वो पहले से रेज हैंड हुआ था, मैं अभी इसको लो कर दूंगा। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्लियर हो गया। या आप 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पोटेंशियोमीटर लगा लें, या फिर फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होता है, तो वो आप यूज़ कर लें। अदरवाइज़ ये कि LEDs जो हैं वो जल सकती हैं फिर 9 वोल्ट अगर डायरेक्ट जाएंगे उनको। अच्छा, अब्दुल्ला नवीद। के बारे में पूछना था कि जो हमने वो एक्सटेंशन लीड बनाई थी सर, जो कारपेंटरी शॉप में, उसमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर लिखना है ना, वुडन फ्रेम जो बनाया था हमने? नहीं, उसमें आप लोगों को जो स्टेप्स बताए थे उसमें लास्ट में वायरिंग का बताया था। सर वायरिंग की थी, लेकिन आपने तब कहा था कि जो स्ट्रक्चर है वो आप कारपेंटरी शॉप में उसके मेंशन कर दें, और जो कनेक्शंस किए थे आपने वो उसको इलेक्ट्रिक शॉप में आप कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो उसमें ये है कि
कम से कम उसकी जो फाइनल पिक्चर है, जब आपने कंप्लीट उसको कर लिया था, पिक्चर कम से कम उसमें लगा दीजिएगा। ठीक है सर, तो हम जो थ्योरी लिखनी है वो सिर्फ हम लोग वुडन स्ट्रक्चर की लिखेंगे कारपेंट्री शॉप में। उसका एग्जैक्टली यानी मैंने 6 पॉइंट्स उसमें बताए थे आपको ना, कि कटिंग वगैरह, और उसमें जो आपने उसका जॉइंट कोई सेलेक्ट किया था, असम्बलिंग जी फिर आखिर में की थी, वो जो पॉइंट्स 6 कोई बताए थे मेरे ख्याल से, वो बस कंप्लीट करने हैं। उसमें ठीक है थोड़ी सर। थोड़ी 3-4 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिख के जो जो आपने टास्क परफॉर्म किए हैं वो थोड़ी थोड़ी लिख देने हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, ये एक्टिविटी के हवाले से ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा प्रोटेक्शन के हवाले से देख लेते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसमें जो हम प्रोटेक्शन के लिए एलिमेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रोटेक्शन बेसिकली ये होती है कि इसका पर्पस ये होता है कि अगर कहीं सर्किट से या वायरिंग से कोई एक्सेस करंट फ्लो कर रहा है तो हमने उसको आइसोलेट करना होता है, मतलब उसको उस कनेक्शन को ब्रेक करना होता है, कट करना होता है, ताकि वो आगे आपके अप्लाइंसिस को जो है वो ख़राब ना करें। अदरवाइज़ अगर एक्सेस वोल्टेज या करंट जो है वो आपके अप्लाइंसिस में चला जाएगा तो वो उसकी जो, अगर फ़ैन है तो उसमें पॉसिबिलिटी है उसकी वाइंडिंग वगैरह जल सकती है, मोटर जल सकती है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें यही इसको गो थ्रू कर लें कि प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, या तो आइसोलेट किया जाता है या उसमें हम स्विचिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए स्विचेस, पावर प्लग्स, सॉकेट आउटलेट्स एंड सर्किट ब्रेकर्स, मतलब आप एक अप्लाइंस सॉकेट में लगाते हैं, उसका मकसद यही है कि आप उसको यूज़ करने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या, अगर आप उसे परमानेंटली वायरिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो फिर प्रोटेक्शन कोई नहीं है, एक्सेस करंट आता है उसमें, तो वो आप इसको क्विकली रिमूव नहीं कर सकते। जैसे अक्सर हैवी मशीनरीज होती हैं वो वायरिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, तो लेकिन अगर स्विच होगा कोई सॉकेट के साथ तो वो आप उसको किसी टाइम भी निकाल सकते हैं, या उसको यूज़ करने के बाद उसका स्विच रिमूव कर देंगे, ताकि कोई कोई मतलब फेज़ में अक्सर होता है तो कोई हाई वोल्टेज आ जाता है तो उसमें कोई डेंजर ना हो। अच्छा, सॉकेट में क्या होता है, मैनुअली कनेक्ट एंड ब्रेक द सप्लाई इन अ पर्टिकुलर सर्किट विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर सर्किट्स, मतलब हर सर्किट के लिए हम अलग से जो है एक स्विच कर लेते हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे सर्किट के साथ इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, और इसमें फिर इजी भी होता है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं डिफरेंट पोर्शन में कि किस पोर्शन में जो है वो फॉल्ट आया हुआ है। क्योंकि जहाँ आपका एक्सेस वोल्टेज वगैरह पास किया होगा वहाँ आपको सॉकेट इंडिकेशन दे देगी कि वो बर्न हो जाएगी, तो आप उसी पोर्शन में रहते हुए उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। मतलब ये तो आपका पोर्शन था आइसोलेशन एंड स्विचिंग के। प्रोटेक्शन के लिए आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो आइसोलेशन प्रोवाइड कर दें, स्विचेस लगा देंगे मैक्सिमम, सर्किट्स को मतलब सेपरेट कर देंगे, आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट सर्किट्स को डिफरेंट स्विचेस दे देंगे और डिफरेंट सॉकेट्स में लगाएंगे, ताकि एक सर्किट जो है वो दूसरे सर्किट के साथ इंटरफेयर ना करे। अगर कोई इलेक्ट्रिक मतलब कोई पावर ज़्यादा आती है तो वो एक सर्किट को सिर्फ डैमेज करे, वहाँ से दूसरे सर्किट की तरफ जो है वो एक्सेस वोल्टेज जो है वो मूव ना करे। इसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन जो है उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि समटाइम्स कोई ओवर करंट या कोई लीकेज करंट जो है वो फ्लो कर जाता है, या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो दो तारें आपस में मिल जाती हैं इंटरनली, या फ्लैश लाइट जो आसमानी बिजली है, तो उसके लिए भी फिर हम कोई प्रोटेक्शन एलिमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, कोई एंटीना यूज़ कर लेते हैं या कोई सर्किट ब्रेकर,
तो ये चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं। ये राइट साइड पे अगर आप देखें, मतलब ये प्रोटेक्शन में कटआउट्स जो हैं ये यूज़ होते हैं। अब इसमें जो राइट साइड पे देखें, फर्स्ट जो ब्लॉक बना हुआ है ये है मेन स्विच में एक आइसोलेटर लगा हुआ है और ये ओवर करंट की प्रोटेक्शन के लिए है। इसमें हो क्या रहा है कि ओवर करंट की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक ओपन सर्किट छोड़ा है और उसको कनेक्ट किया है एक थिन वायर से, कि अगर वो रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये वायर जो है ये मेल्ट कर जाएगी। अब ये वायर मेल्ट करेगी तो इसका मतलब है कि ये सर्किट ब्रेक हो गया और करंट जो है वो आगे फ़्लो नहीं करेगा। तो इसके आगे आपके जितने कोई डिवाइसेस हैं, अप्लाइंसेस हैं, वो आपके सेव हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड ब्लॉक में ये अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन दी हुई है। ये कोई डिवाइस लगाई हुई है रेजिडुअल करंट डिवाइस के, अगर कोई लीकेज करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से ये डिवाइस जो है इसको ओपन कर देगी, तो ये करंट यहाँ से आपके अगले ब्लॉक में नहीं जाएगा, यहीं आपका करंट जो है वो रुक जाएगा। इसके बाद थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दी हुई है ओवर करंट प्रोटेक्शन। मतलब यूँ समझ लें, अगर आप घरों में नोटिस करें तो एक आपकी प्रोटेक्शन मेन स्विच में होती है, मतलब जो मीटर से आपके घर में करंट आ रहा है, एक प्रोटेक्शन वहाँ दी हुई है, एक फिर दरमियान में दी हुई है लीकेज करंट की प्रोटेक्शन, और थर्ड दी हुई है, और ये समझ लें जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि डिफरेंट रूम्स में जो आपके सप्लाई जा रही है, तो ये हर रूम के लिए अलग से प्रोटेक्शन दी हुई है कि अगर करंट इन दो लेयर से गुजर के किसी तरह यहाँ आ जाता है तो आपके सेपरेट एक थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी है कि हर रूम में अलग से प्रोटेक्शन है कि अगर एक्सेस करंट फ्लो करेगा तो ये जो बटन्स हैं या जो वायर लगी हुई है ये मेल्ट हो जाएगी, जिसको हम फ्यूज़ कहते हैं। फ्यूज़ के अंदर भी क्या है, एक वायर लगी हुई होती है कि एक्सेस करंट फ्लो करने से सिर्फ आपका फ्यूज़ उड़ेगा और बाकी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो वो करंट पास कर जाएगा और आगे जितनी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे आपका कोई फ्रिज लगा हुआ है, फ़ैन है, कोई भी चीज़ है, वो आपकी जल सकती है। तो ये प्रोटेक्शन के डिफरेंट लेयर्स हैं कि पहले मेन से जो सप्लाई आ रही है वहाँ हमने प्रोटेक्शन लगाई है, उसके बाद इन बिटवीन, और उसके बाद जब आपके रूम्स में जा रही है वहाँ भी हमने प्रोटेक्शन कोई ना कोई देंगे। तो ये 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, या कोई सेंसिटिव जगह है तो उसमें से ज़्यादा भी हम दे सकते हैं। तो प्रोटेक्शन इंस्टॉलेशन जो है वो आप कह सकते हैं इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फ्यूज़, अर्थिंग एंड सर्किट ब्रेकर्स। मतलब मेन पे आप सर्किट ब्रेकर लगा लेंगे कि जैसे ही कोई अब्रप्ट वोल्टेज चेंज होगा तो सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इन बिटवीन आप अर्थिंग कर देंगे कि कोई लीकेज करंट फ्लो करता है तो आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। उसके अलावा इंडिविजुअल रूम्स में आप फ्यूज़ लगा सकते हैं। फ्यूज़ का ये है कि आप इंडिविजुअल जो आपके पर्टिकुलर अप्लाइंसेस हैं उसके साथ अलग से भी लगा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है या जैसे वाटर पंप होता है, वो आपका अच्छी खासी बिजली लेता है, 1000 वाट पे चलता है, तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे लेते हैं, फ्यूज़ लगा लेते हैं कि अगर पर्टिकुलरली सिर्फ मोटर में कोई मसला होता है, मोटर कोई मतलब शॉर्ट हो जाती है, ज़्यादा करंट लेती है, तो वहाँ से वो फ्यूज़ ओपन होके सिर्फ मोटर वाली साइड पे जो करंट जा रहा है वो ऑफ़ कर देगा। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि जो अप्लायंस जितनी ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है तो उसके लिए फिर हम प्रोटेक्शन लेयर जो है वो उतनी ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, फ्यूज़ जो हैं ये देख लें इस शक्ल के होते हैं। फ्यूज़ेज आर द डिवाइसेस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम टू मच करंट फ्लो। वही बात है कि एक स्पेसिफिक रेंज में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये मतलब ब्रेक नहीं होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, इसमें जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी और कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, फ्यूज़ इज़ डिज़ाइन टू ओपन द सर्किट व्हेन द करंट रीचेस अ प्री डिटर्मिन्ड लेवल। मतलब एक
लेवल स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि लेट्स सपोज 2 एम्पियर तक करंट फ्लो कर जाए। अगर वो 3 एम्पियर करंट किसी तरह आ जाता है तो वो वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगी। और इसकी रेटिंग जो है फ्यूज़ेस की ये एम्पियर्स में होती है या एम्प्स में होती है। मतलब ये आप परचेज़ करेंगे तो इसकी रेटिंग एम्पियर में होगी, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर के जितने लेवल तक आप करंट जो है वो अलाउ करना चाहेंगे उतनी रेटिंग का आप फ्यूज़ लेंगे। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, डू नॉट इंस्टॉल अ फ्यूज़ लार्जर दैन द डेजिग्नेटेड करंट इन द सर्किट। मतलब आपके सर्किट की अगर रेटिंग जो है 2 एम्पियर है, कि अगर आपका सर्किट जो है वो 2 एम्पियर सस्टेन कर सकता है तो आप 2 एम्पियर का ही फ्यूज़ लगाएंगे, क्योंकि अगर 3 एम्पियर पास करेंगे तो वो सर्किट आपका जल जाएगा। तो जितना आपका सर्किट करंट को बियर कर सकता है आपने उतने एम्पियर का फ्यूज़ लगाना है। अच्छा, फ्यूज़ से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो आपका सर्किट ब्रेकर है। मतलब ये थोड़ी एडवांस फॉर्म कह लें प्रोटेक्शन की। फ्यूज़ में आपका ये है कि वो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो सिंगल टाइम यूज़ के लिए है। एक दफ़ा आपका फ्यूज़ जो है वो जल जाता है अगर, तो वो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नया स्विच नया फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। एक सेकंड, क्वेश्चन शायद किसी का आ रहा है। माहद हाफिज़ जी, आपका क्वेश्चन है कोई? यस सर। जी जी पूछें। सर वो अर्थिंग के हवाले से पूछना था सर, उसका प्रैक्टिकली हम कैसे पॉसिबल करते हैं? अर्थिंग का ये अभी बल्कि आ रहा है, आपने क्वेश्चन एडवांस में पूछ लिया। ये अगली स्लाइड में अर्थिंग की है, ये हम देख लेते हैं अभी। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था सर। जी जी। सर ये क्विज हमने भी बी सेक्शन वाले भी देंगे या सिर्फ ए सेक्शन वाले देंगे? हाँ, इसमें मैंने यही कहा है कि आपका बी सेक्शन का जो सीआर है ना वो सर हसन से कंफर्म कर ले कि वो कंबाइन क्विज़ यही वाला कंसीडर करेंगे या अलग से लेना चाहेंगे या उन्होंने कोई और क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो अगर तो आप लोगों ओके ने सर। यही वाला क्विज़ देना तो आप उसे नेक्स्ट वीक से पहले पता करके उस टाइम पे फिर अवेलेबल हों, क्योंकि सेकंड क्विज़ नहीं होगा फिर। ओके सर, थैंक यू सर ये सर। तो सारा सामान आपने बताया सर, ये कितने तक आ जाएगा? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। अब सर एलईडीज़ जो हैं जी, एलईडी एक ही है सर? नहीं एलईडीज़ मैंने बताया ना एक सर्किट के लिए कम से कम 5 होनी चाहिए, तो और 5 5 15 कम से कम 16 एलईडीज़ चाहिए होंगी आपको। ठीक है सर। स्टेयर केस में एक ही चाहिए होगी। सर एलईडी सिर्फ तो ऊपर लगा मतलब ये लेंगे कि उन पे कोई नाम शाम कुछ ऐसी चीज लिखनी है? नहीं नहीं, नाम सामने आप चाहें तो जैसे 5 एलईडीज़ लगा लें, चाहें तो कोई अल्फ़ाबेट बना लें बेशक, ठीक है कुछ अगर सर, बनाना बेहतर चाहें। है ना कि हर ग्रुप में अपना अपना नाम लिख दें, जैसा स्टार्ट लफ्ज लिखें। हाँ कर लें, इस तरह कर लें। ये है कि 20 एलईडीज़ मेरे ख्याल से ले लें हर ग्रुप, क्योंकि यस सर। कुछ बीच में कोई बर्न भी हो सकती है। तो यस आप सर। बेशक अपने सीरीज सर्किट में किसी एक मेंबर का अल्फ़ाबेट लिख दें, पैरेलल में किसी दूसरे का लिख लें और इसी यस तरह सर। करके। ठीक है सर, ये सही है। तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा मेरे ख्याल से। आपका ये सारा कुछ जो है मिला के मैं 200 में शायद हो जाए। ब्रेड बोर्ड का नहीं मुझे आइडिया कितने का मिलेगा। सर ये जो 9 वोल्ट बैटरी है मेरे ख्याल ये थोड़ी सी होगी, बाकी तो कोई नहीं इतना। नहीं 9 वोल्ट की भी 40-50 रुपये की शायद आ जाएगी। सर 12 9 वोल्ट वोल्ट की की बैटरी। बैटरी जो होती है वो तो सर 500। 9 वोल्ट की 150 की आती है। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी अच्छे से मैंने यूज़ नहीं की। मतलब 4 बंदे आप कंबाइन करके भी लेंगे तो पर हेड मैंने 100 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है सर, ठीक हो गया। और ब्रेड बोर्ड जो है वो तो आपका यूज़ होते ही रहेगा फाइनल ईयर तक। अगर आप ग्रुप में 2 भी परचेज़ कर लेते हैं ना, चारों मिला के एक तो कम से कम करें, लेकिन अगर 2 भी परचेज़ कर लेंगे तो ये आपका फाइनल ईयर तक चलेगा। मतलब ये चीज़ें सर ज़ाया नहीं इसके होने वाली। अलावा सर आप दोबारा भी किसी सेमेस्टर में आएंगे? वो तो
वो तो भी हर सेमेस्टर में एलोकेशन होती है ना, वो पहले से नहीं पता होता। पर ये है कि सामान आपका होता है, ये है नॉर्मल प्रैक्टिस कि आपको फर्स्ट ईयर में एक टूल बॉक्स दे दिया जाता है, उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, ब्रेड बोर्ड, एलईडीज़, जंपर वायर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। सर तो ये ये यूनिवर्सिटी देती है? मेरे ख्याल से आप लोगों से कोई पैसे चार्ज करके कलेक्टिवली यस सर, वो सर परचेज हमसे करके। प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि सारों से ना कलेक्शन होके और एक टूल बॉक्स हाँ, लेंगे, लेकिन वो फिर बीच में छुट्टियां हो गई, बस तो अब जब जाएंगे तो फिर ये काम होगा सर। ऑनलाइन की वजह से हो गया, वरना ये होता यही है हर साल फर्स्ट ईयर के बच्चों को चार चार नहीं बल्कि दो दो के ग्रुप में जो है ना एक टूल बॉक्स दिया जाता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी रिक्वायर्ड होती हैं फाइनल ईयर तक। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एलईडीज, बैटरी, सब चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं टेस्टिंग के लिए। तो इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका ये, तो ये आप लोग समझें ये आपके काम आती रहेंगी थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेंगे आप एक्टिविटी के लिए। क्योंकि ये आप चेक कराएंगे ना, ये आपको वापस कर देंगे, मतलब ये सबमिट नहीं होंगी, आप दिखा देंगे और आपको वापस हो जाएंगी चीज़ें ये। सर ये तो या बोर्ड भी, ये जो हमने सर्किट बनाया ये भी वापस हो जाएगा? हाँ, ये आपका ना जिस दिन आपका वाइवा होगा ना उससे अगले दिन वापस हो जाएगा मार्किंग सर वो होने जो के बाद। हमने वो बनाए थे पहले, जो चीजें बनाई थी वो तो नहीं वापस हुई अभी तक? कौन सी, मेटल वगैरह? यस सर, मेटल वगैरह, उसके अलावा वो जो बोर्ड बनाया नहीं, था। वो तो समझे यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी बन गई ना, वो तो नहीं वापस होगी। वो तो सर यहीं से आपको मेटल पीस वगैरह दिए थे ना, यस सर। तो लेकिन ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी वापस। ठीक है मतलब प्रोजेक्ट तो वैसे जमा हो जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि आप पे काम आनी है चीज़ें आगे, सर। तो ये मैं मतलब कर दूंगा वापस आप। अच्छा, इसमें अब सर्किट ब्रेकर का थोड़ा देख लेते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो है इट इज़ द एडवांस टाइप ऑफ फ्यूज़, मतलब ये फ्यूज़ ही की एडवांस टाइप है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज़ तो ये है कि एक दफ़ा उसमें से एक्सेस करंट फ्लो करेगा तो वो उसमें जो वायर लगी हुई है वो मेल्ट हो जाएगी और वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको नया फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। और जब तक आप फ्यूज़ नहीं लगाएंगे आपका करंट जो है फ़्लो नहीं होगा, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और मतलब कोई अप्लाइंस अगर आपने आगे लगाया हुआ है, कोई मोटर है, कोई पंप है या कोई भी चीज़ है, वो नहीं चलेगी जब तक आप फ्यूज़ नहीं लगाएंगे। ये आपने देखा होगा कि आपके जो यूपीएस वगैरह होते हैं, यूपीएस देख लें या अक्सर मोटर में भी ये फ्यूज़ लगे हुए होते हैं इसी तरह के, ग्लास फ्यूज़। तो उसमें जब कोई एक्सेस करंट आता है वो मोटर या आपका पंप जो है या आपका यूपीएस है वो बंद हो जाता है। तो बंद होने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपका मतलब जलता नहीं है, ना उसका कोई ट्रांसफार्मर जलता है, ना उसे कोई नुकसान होता है, सिर्फ वो कट आउट कर देता है। और उसमें आप पहले ट्रबल शूट करते हैं कि उसमें अंदर से कोई वायर्स आपस में कनेक्ट हो गई हैं या क्या चक्कर हुआ है, वो आप चेक करने के बाद फ्यूज़ को दोबारा लगा देते हैं। अगर आपने उसको ट्रबल शूट नहीं किया, फ्यूज़ रिप्लेस कर लें, तो वो दोबारा लगाते साथ ही फ्यूज़ जो है वो दोबारा से मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो लेकिन सर्किट ब्रेकर का क्या है, इसमें अगर आप फ्यूज़ की जगह सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, ये राइट साइड पे जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें सिर्फ बटन इसका ऑफ हो जाएगा और आप बटन ऑन करेंगे, कनेक्शन फिर से मतलब सर्किट फिर से क्लोज़ हो जाएगा, मतलब पाथ उसको फिर दोबारा से मिल जाएगा। इसकी डायग्राम भी देख लेंगे नीचे जो है बॉटम में कि ये करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ये मैग्नेटिक कॉइल होती है। तो इसमें मैग्नेटिक कॉइल से होता क्या है कि अगर तो एक्सेस करंट फ्लो करता है तो ये आपका फेरो मैग्नेट है, ठीक है। फेरो मैग्नेट क्या करेगा, जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये कॉइल आपकी मैग्नेटाइज होगी और ये इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगी। तो ये कॉन्टैक्ट आपका ओपन हो जाएगा, मतलब करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा है पहले, तो जब ये कॉन्टैक्ट यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये ओपन पाथ होगा और करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रबल शूट करने के बाद इस बटन को दोबारा से ऑन करना पड़ेगा और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब तक जो आपका सर्किट में जो भी मेल फंक्शनिंग है, जो भी शॉर्ट वगैरह हुआ है, जब तक वो ठीक नहीं होगा ये बटन जो है ऑन नहीं होगा, ऑन करेंगे दोबारा से ऑफ़ हो जाएगा। तो ये आप इसको
मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, अनलेस के कोई बहुत ही हैवी वोल्टेज आ जाता है तो उस सूरत में बर्न होगा, अदरवाइज़ इसकी रेटिंग अच्छी खासी होती है। अच्छा, यही चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। द इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटाइज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही फेरोमैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। इंक्रीजिंग करंट बूस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैग्नेटिक फोर्स एंड डिक्रीजिंग करंट लोअर्स द मैग्नेटिज्म। मतलब वही चीज़ है कि जब ये मैग्नेटाइज होगा इस कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये नॉर्मल करंट फ्लो करेगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और कॉन्टैक्ट को जो है वो छोड़ देगा, रिलीज़ कर देगा, तो ये दोबारा से कॉन्टैक्ट जो है ये पाथ जो है कंप्लीट कर देगा। लास्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द करंट जंप्स टू अनसेफ लेवल्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू पुल डाउन अ मेटल लीवर कनेक्टेड टू द स्विच लिंकेज एंड शट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो लीवर है ये आपका पुश कर लेगा अपनी तरफ, अटैक कर लेगा, तो आपका करंट जो है वो मतलब आगे पास नहीं करेगा। तो आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा इसको रिवाइज भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा मज़ीद। अर्थिंग ये देख लें, क्वेश्चन भी था किसी का, तो ये डायग्राम में भी बनाया हुआ है। अर्थिंग बेसिकली क्या होती है, इट इज़ अ कनेक्शन सिस्टम बिटवीन द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम एंड द जनरल मास ऑफ द अर्थ। मतलब इसमें होता ये है कि आपके जो मेटल पार्ट्स हैं, जैसे हैवी मशीनरी है, तो उसमें होता ये है कि अगर तो कोई वायर शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि मशीन जो है वो कम्प्लीटली मेटल की बनी हुई है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो करंट जो है वो पूरे डिवाइस में, मतलब पूरी मशीनरी में जो है वो फ़्लो करेगा। जैसे आप लोगों ने अगर सुना हुआ हो, जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन अगर मेटल की बनी हुई है तो अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है कि वो, और उसमें सिर्फ वायरिंग में नहीं, वो पूरी मशीन में करंट आता है जहाँ जहाँ उसके मेटल पार्ट्स हैं। अगर उसका टब जो है मेटल का है तो उसमें भी करंट आएगा, अगर बाहर से एक्सटर्नल उसका मेटल का है उसमें भी करंट आएगा। तो उसमें सेफ्टी के लिए ये होता है, या तो उसकी केसिंग जो है प्लास्टिक की हो तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, या फिर ये कि अगर वो कम्प्लीटली मेटल की है तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए फिर हम अर्थिंग कर देते हैं। मतलब मेटल से आप कोई समझ लें वायर जो है, मेटल वायर, वो आप अटैच करके उसका दूसरा एंड जो है मेटल का, वो आप ग्राउंड ज़मीन में कर दें, तो उसमें क्या होगा, जो करंट को एक पाथ मिल जाएगा, वो उसमें शॉक लगने के बजाय वो ग्राउंड हो जाएगा, ज़मीन में करंट चला जाएगा। क्योंकि अर्थ ज़मीन में जो है उसके ज़ीरो पोटेंशियल पे है, तो करंट क्या होता है, ऑलवेज़ फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि करंट जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में या हाई वोल्टेज की सूरत में करंट जो है वो आपका ऑलरेडी हाई लेवल पे है, तो जब उसको लो लेवल मिलेगा, ज़मीन में आपने कनेक्शन कर दिया, ग्राउंड पाथ उसको मतलब प्रोवाइड कर दिया, तो करंट को एक पाथ चाहिए। अगर ये आपने ग्राउंड नहीं किया हुआ और लेट्स सपोज ह्यूमन कोई टच कर लेता है किसी मेटल पार्ट को जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो ह्यूमन के थ्रू हो के फिर वो ज़मीन में जाएगा, क्योंकि लेट्स सपोज उसने हाथ उसको टच किए हैं तो उसके हाथ में से करंट फ्लो करेगा और फिर जहाँ मतलब वो ज़मीन पे खड़ा हुआ तो उसके बॉडी से पास करके अल्टीमेटली वो करंट ज़मीन में चला जाएगा। अगर उसको अल्टरनेट पाथ अवेलेबल होगा तो वो वहाँ से फ़्लो कर जाएगा और ह्यूमन को जो है वो मतलब उसको छोड़ देगा, उसको ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, दिस विल प्रोवाइड एन ईजी पाथ विद अ लो इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस टू अर्थ टू एनेबल द प्रोटेक्शन सिस्टम टू ऑपरेट इफेक्टिवली। मतलब लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा तो करंट वहाँ से फ़्लो करेगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उसे मिलेगी, ठीक है, करंट वहाँ से फ़्लो नहीं करेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ह्यूमन की भी कोई रेजिस्टेंस होती है 24 किलो ओम और एक 4 किलो ओम, मतलब ड्राई सीज़न में 24 होती है और ह्यूमिडिटी वेट सीज़न में 4 किलो ओम होती है। तो इसमें यही है कि अगर इसको ज़ीरो
ओहम या उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगी, तो ये करंट वहाँ से फ़्लो कर जाएगा बजाय इसके कि वो किसी ह्यूमन के इनसाइड फ़्लो करे। तो इसमें क्या, इट विल दस इंश्योर सेफ्टी टू ह्यूमन फ्रॉम द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इफ अर्थ लीकेज करंट आर प्रेजेंट। तो ये मतलब वही है कि लीकेज करंट को प्रिवेंट करने के लिए हम एक नेक्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है, मतलब आपने फ्यूजेस भी लगा लिए हैं, सर्किट ब्रेकर भी लगा लिए हैं, तो ये थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है कि आप अर्थिंग भी कर लेते हैं कि अगर कोई लीकेज करंट फ्लो करेगा तो वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। तो ये पिक्चर में भी देख लें, ये एक रॉड जो है ये ग्राउंड में जा रही है और ये एक क्लैंप के साथ इसको फिक्स किया हुआ है, और ये आपका है ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है ये आपने जो भी डिवाइस है या कोई मशीनरी है, कोई मेटल पीस है, उसके साथ आपने लगा देने के करंट यहाँ से फ्लो करके इस रॉड के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसका जो पर्पस है वो सेफ्टी रीज़न के लिए यूज़ करते हैं अर्थिंग हम, और अक्सर जो है हमने जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जैसे ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री में, तो उसको फॉलो करने के लिए भी हमें हर हैवी मशीनरी को उसको अर्थिंग प्रोवाइड करनी होती है प्रोटेक्शन के लिए। ये ISO स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। और इसका मकसद होता है कि हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने एक ईजी पाथ प्रोवाइड करना है, और ये मतलब लीगल रिक्वायरमेंट भी है। मतलब जहाँ भी कोई हैवी इंडस्ट्री है या हैवी मशीनरी है वहाँ ये एक मस्ट इसको करना होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं, इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये अक्सर जो आपकी सर्किट डायग्राम्स होती हैं या स्कीमेटिक्स होते हैं, जो क्या कहना चाहिए, किसी भी मशीनरी के या अप्लायंस के जैसे यूज़र मैनुअल होते हैं, उसमें ये सिंबल अक्सर यूज़ किए हुए होते हैं सर्किट को डिफ़ाइन करने के लिए। ये लेफ़्ट साइड पे तो आपको पता चल रहा होगा, ये ओपन स्विच को रिप्रेजेंट किया है, क्लोज स्विच, कैपेसिटर। मतलब यूज़र मैनुअल में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ होता है उसमें नॉर्मली ये सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए हुए होते हैं। तो ये आप एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा, ये पता होने चाहिए, क्योंकि आप जो अपने सब्जेक्ट में जो आप सिंबल यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ थोड़े से डिफरेंट यूज़ करते हैं। जैसे रजिस्टर है वो एक ब्लॉक की शक्ल में रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, लेकिन आप लोग जब सर्किट में यूज़ करते हैं उसका ओरिजिनल सिंबल बनाते हैं। ये LED का है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, बल्कि LDR। थर्मिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, डायोड। ये LED जो अभी हम कर रहे थे बात, लाइट इमिटिंग डायोड। फ्यूज़ को इस तरह करते हैं, सेल या बैटरी। बैटरी स्ट्रॉन्ग है तो इसमें हम 2-3 सेल को मिला देते हैं। तो इसी तरह ये बाकी सिंबल्स जो हैं इसको भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा कि जो से कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो इस तरह रिप्रेजेंट किए हुए होते हैं। तो ये अगर आपको पता होंगे तो आप कोई भी यूज़र मैनुअल उसके अंदर जो डायग्राम दी हुई है इंटरनल सर्किट की, वो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने वायरिंग सिस्टम पढ़ा है, अब ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन समराइज़ की हुई हैं। जो आपकी प्लीट वायरिंग है डायरेक्टली जो हम वॉल में या वुडन शीट पे फिक्स कर देते हैं, उसके एडवांटेज ये है कि ये एक तो सस्ती है, उसको इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये रिकवर भी हो सकती है कि अगर कहीं डैमेज हो जाता है तो ये इजीली उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। कोई स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, और इसको आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपने पाथ को चेंज करना है तो वो उसको क्लैंप्स को रिमूव करना या किसी नई जगह पे लगाना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो आप इजीली लगा सकते हैं। आउटसाइड वॉल या वुडन शीट पे होती है। अच्छा, डिसएडवांटेज ये है कि ये आपकी जो है ये एक टेम्परेरी पर्पस के लिए है, परमानेंट बेसिस पे नहीं आप लगा सकते, और ये मैकेनिकल इंजरी भी इससे हो सकती है। मतलब अगर कोई चिल्ड्रन वगैरह हैं और अगर वायर उनके एक्सेस में है तो ये मतलब डेंजरस हो सकती है। और इसमें यह है कि इंसुलेशन मतलब शॉर्ट सर्किट इसमें इजीली हो सकता है कि ये ओपन वायर फैल रही हैं
कोई एक्सटर्नली कोई चीज़ इस पे कोई टच करती है तो वो इसमें वायर जो है ब्रेक हो सकती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो एप्लीकेशन इसकी हुई हैं कि एक तो टेम्परेरी पर्पस के लिए, दूसरा ये आपके ड्राई इन्वायरमेंट में यूज़ हो सकती हैं सिर्फ। अगर ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट है, मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में, तो आप ये यूज़, इसमें रिकमेंडेड यही है कि आप ये यूज़ ना करें। और जहाँ आपने कॉस्ट जो है वो कट डाउन करनी हो, सस्ते में काम करना, वहाँ ये आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, वुडन केसिंग में क्या है कि इसमें भी उसी तरह है सारी चीज़ें, एडवांटेजेस में वही सारी चीज़ें हैं जो क्लीट वायरिंग में थी, और डिसएडवांटेज भी तकरीबन वही हैं। इसमें बस ये है कि वायर जो है वो केसिंग के अंदर आ गई है, बाकी तकरीबन इसमें जो ये डिसएडवांटेज था वायर एक्सपोज टू मैकेनिकल इंजरी, ये इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके पास वायर्स ओपन है और यहाँ केसिंग के अंदर है, तो ये डिसएडवांटेज जो है वो ओवरकम हो जाएगा, बाकी चीज़ें उसी तरह हैं। तो ये भी मतलब कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। नॉट एस्थेटिक का मतलब है कि देखने में मतलब कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, देखने में मतलब अपीलिंग नहीं होती, अच्छी नहीं लग रही होती, तो इसी वजह से एडवांस फॉर्म जो है वायरिंग की वो अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। बेटन वायरिंग, इसमें जो एडिशनल फीचर आ रहा है वो एक तो है ये लॉन्ग लाइफ है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी है इसकी, फायर प्रूफ है, और ये एस्थेटिकली बेटर, मतलब देखने में भी थोड़ी अच्छी लगती है, अपीलिंग है। और डिसएडवांटेज इसके कम हो गए, पहले आपके मतलब 4 डिसएडवांटेज थे, फिर 3 हो गए, अब यहाँ आपके पास सिर्फ 2 डिसएडवांटेज हैं, कि एक तो इसमें स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है, थोड़ी इसमें टेक्निक चाहिए होती हैं, मतलब एक लेमैन जो है उसको नहीं कर सकता, बाकी जो 2 गुजरी हैं पीछे वो कोई भी कर सकता है, और इसमें इंसुलेशन यहाँ भी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, एप्लीकेशंस इसकी ज़्यादातर वहाँ यूज़ होगी जहाँ आपके एसिड्स या केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, क्योंकि अक्सर केमिकल ऐसे होते हैं कि जो आपके जो वायर वगैरह हैं वो मेल्ट कर देती हैं, जैसे कोई पॉइजनस गैसेस जहाँ होती हैं उधर भी हमें देखना पड़ता है कि वायरिंग सिस्टम जो है उसके मुताबिक हो, तो ये लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होंगी। अगर तो हैवी मशीनरी है तो वहाँ इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, हैवी वोल्टेज ये सस्टेन नहीं कर। अच्छा, कंड्यूट वायरिंग में एडवांटेजेस इसके मज़ीद बढ़ गए। एक तो ये शॉक प्रूफ हो गई है, मैकेनिकल डैमेज से भी प्रिवेंट करेगी, और लॉन्ग लाइफ और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, ये पिछली उसमें भी थी, और इसमें यह है कि इसमें आप अल्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी डिसएडवांटेज में इसमें भी आपको स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, और जब आपने ये लगानी है तो इसमें टाइम भी आपको अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ेगा, और इंसुलेशन जो है वो मतलब तीनों में सेम है। अच्छा, एप्लीकेशन जो है यहाँ तो आपको कोई लैब टास्क ऐसा इसका नहीं दिया गया, वरना इसमें कोई वुडन बोर्ड पे ये वायरिंग वगैरह भी करवाई जा सकती थी। बाकी ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लेसेस में, मार्केट्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायरिंग में आपका यहीं तक है, तो ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी बनेगी आपकी एक्टिविटीज़ जो हो गई हैं 12, हाँ 12 तक हो गई हैं।
तो ये आपके 13 एक्टिविटी जो होती है लैब एक्टिविटी 13, इसमें आपने ये जो डिफरेंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं जो हमने प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किए हैं, ये आपने लिखनी है। इसको एक्टिविटी का नाम दे लें प्रोटेक्शन एलिमेंट्स ये थोड़ी लेंथी हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये जेनेरिक थोड़ा हो जाएगा। तो ये आपकी लैब एक्टिविटी 13 है। तो मेरे ख्याल से ये आपका काफ़ी है जो आपकी अभी तक होगी लैब एक्टिविटी 13। तो आपका कोर्स कह लें या आपका लैब मैनुअल जो है वो यहीं तक है, यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है इसको, मतलब लैब मैनुअल का काम आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये 13 एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपने कंप्लीट करनी है विद ऑल इट्स फैक्ट्स। पिछली एक्टिविटीज़ के मैंने क्वेश्चन भेजे थे, ये 2-3 का जो रह गए होंगे वो भी मैं अपडेट करके आपको फ़ाइल दोबारा सेंड कर दूँगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछ लें कि क्विज़ का भी अभी देखना था। जी एक मिनट, हाँ माइक ऑन है तो पूछ लें आप। सर ये सारी स्लाइड फाइल में अपलोड कर दी। हाँ ये मैं भी कर लेता हूँ। तो पिछली 2 फाइल्स जो हैं वो आप लोगों को विजिबल हो रही हैं, मिल रही हैं आपको? फाइल्स के अंदर जाके कोर्स मटेरियल का फोल्डर है। सर एक लैब मशीन वाला और एक क्वेश्चन जो आपने गूगल के लेथ मशीन वाली स्लाइड है और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये शेयर हो रही हैं आप लोगों के साथ। अच्छा ये इलेक्ट्रिक वायरिंग वाला मैं शेयर कर दिया, बल्कि ये आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर तक ना, ये मैंने अपलोड कर दिया है। ये आप जो आपकी क्लास है इसमें जो सेकंड टैब है फाइल्स का, फाइल्स के अंदर एक कोर्स मटेरियल का फोल्डर है, उसके अंदर आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक वायरिंग की। यस सर, जो पहले आपने शेयर किया ना वो हमें मिल गया है फाइल के ऊपर क्लास मटेरियल में। सही, ये भी अभी इंशाल्लाह मिल जाते आपको, 5 मिनट तक शायद अपलोड हो जाए।